नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रफ्तार के कहर से पिकअप के जानलेवा की रफ्तार की खबर से करते हैं। अजमेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप की चपेट में एक महिला आ गई। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। जेएलएन अस्पताल में महिला की मौत हुई है, जहां पर उसे भर्ती कराया गया था। वैशाली नगर इलाके में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से महिला को एक पिकअप ने कुचल दिया और उसे आनन फानन में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें ये घटना वैशाली नगर इलाके की है। तो बेहद ही भयावह तस्वीर, जहां पर एक पिकअप ने महिला को बुरी तरह से कुचल दिया और उससे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और ये दर्दनाक घटना वैशाली नगर इलाके की है। और खबर नागौर से है, जहां पर एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। निम्पी जोधा तहसील के गांव की खानों पर छापेमारी हुई है। तांतावास और भोजास गांव में एसडीआरआई के छापे पड़े हैं। मैसनरी स्टोन की खानों पर एसडीआरआई ने छापे मारे। नोखा मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी कार्रवाई हुई है। बिना एसटीपी के ही हो रहा था अवैध खनन। एसडीआरआई ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रॉयल्टी चोरी पकड़ी है। इस दौरान नागौर डीटीओ की टीम भी छापे की कार्रवाई में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें अजमेर से, जहां पर माफ कीजिएगा नागौर से है, जहां पर एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। निम्पी जोधा तहसील के गांव में छापेमारी की गई है खानों पर। तांतावास और भोजास गांव में एसडीआरआई के छापे पड़े, जहां पर मैसनरी स्टोन की खानों पर भी एसडीआरआई ने छापे मारे हैं। वहीं नोखा मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी कार्रवाई हुई है। बिना एसटीपी के अवैध खनन हो रहा था। एसडीआरआई ने इस दौरान आपको बता दें कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रॉयल्टी चोरी भी पकड़ी है। नागौर डीटीओ की टीम भी छापे की कार्रवाई में शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, देखिए माजिद, अब इस कार्रवाई में 5 करोड़ से ज्यादा की राजस्व चोरी सामने आ चुकी है। 5 विभाग पहली बार संयुक्त रूप से इस छापे कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसमें जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट भी है और आरटीओ विभाग भी है। इसके अलावा जो सेल टैक्स की टीमें भी हैं और रजिस्ट्री एवं मुद्रांक विभाग की टीमें भी इस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो चीजें सामने आई हैं कि जिस तरीके से जो माइंस का एक जो नियम होता है उसको चलाने का, इन्होंने नियम विरुद्ध एसटीपी जब नहीं थी, बहुत गहरी खानक होती है। एक जो 2 माइनों के बीच में एक निश्चित दूरी रखी जाती है, उसको भी मेंटेन नहीं किया गया है। कई सारी ऐसी अनियमितताएं आ रही हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने की हैं। तो अभी सभी विभागों के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं और निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे कारनामे सामने आएंगे जिससे खनन माफिया और उसकी जो कार्यप्रणाली है वो उजागर हो सकती है। जी, सरकार की तरफ से लगातार एक्शन तो लिया जा रहा है अवैध खनन को लेकर। और यहाँ पर कब से ये जो है अवैध रूप से खनन किया जा रहा था और कब पता चला एसडीआरआई ने जब छापे मारे? बिल्कुल, जब पहले सूचना मिली थी एसडीआरआई को इसकी, तो एसडीआरआई ने पूरे मामले की तफ्तीश की है और तफ्तीश करने के बाद तमाम सबूत जुटाए हैं। और उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर अवैध माइनिंग की है और उससे जो रॉयल्टी चोरी की है, इसके अलावा सेल टैक्स की भी चोरी की है, रजिस्ट्रेशन और मुद्रांक का भी बहुत बड़ा इसमें राजस्व चोरी का मामला सामने आ रहा है। तो ये क्योंकि कार्रवाई में जो नोखा जो कंपनी है, फर्म है, और इसके अलावा जो एक जोधपुर की फर्म को बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने सप्लाई किया है और वो जो माल जोधपुर के फर्म ने खरीदा है वो भी जो है अवैध तरीके से खरीदा है। तो इन तमाम पहलुओं की जांचें ये 500 विभाग मिलकर कर रहे हैं और इसमें बड़े लेवल पर एक जो खनन माफिया गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ा पर्दाफाश हो सकता है इस कार्रवाई में। इंतजार करना होगा इसके लिए। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात हक के लिए जानलेवा प्रदर्शन की करते हैं। जहां पहली तस्वीर टोंक की है, जहां पर टोंक में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। मनोज सैनी नाम का ये युवक पहले भी पानी की टंकी पर चढ़ चुका है। वहीं भीलवाड़ा के गंगापुर में एक युवक टेलीफोन टावर पर चढ़ गया है। 1 घंटे समझाने के बाद युवक को टावर से उतारा गया। युवक अपने भाई की मौत पर पुलिस कार्रवाई से नाराज था।
तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं टोंक और भीलवाड़ा की, जहां पर एक जगह पर पहली तस्वीर में देख सकते हैं टोंक पे जहां पर टंकी पर चढ़ा हुआ है युवक और दूसरा भीलवाड़ा में टावर पर चढ़ा हुआ है। ऐसी तस्वीरें यहां से लगातार आती रहती हैं। तो भीलवाड़ा में एक युवक टेलीफोन टावर पर चढ़ा हुआ है। उम्मेदपुरा गांव का रमेश गाडरी जो है इस पर चढ़ा हुआ है और भाई की मौत पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और 1 घंटे बाद युवक को टावर से यहां से उतारा गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं भीलवाड़ा की तस्वीर, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया है अपनी मांग को लेकर। हालांकि उसको समझाने के बाद नीचे उतार लिया गया है। भाई की मौत पर पुलिस की कार्रवाई से ये नाराज था और जिसको लेकर ये टावर पर चढ़ गया और उसके बाद एक चुनौती जरूर थी यहां पर प्रशासन को के ऊपर, लेकिन समझाइश के बाद इस युवक को नीचे उतार लिया गया। और टोंक से खबर, जहां पर पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया है और IDSAT कॉलोनी में पानी की टंकी पर यह चढ़ा है और समझाइश करने के बाद उसे नीचे जो है उतारा गया। CO पीपलू रामगोपाल बसवाल ने समझाइश की। युवक ने मीडिया को भी नहीं बताई अपनी मांग और कहा कि अब जो पुलिस कहेगी वही करूंगा। मैं CO पीपलू मनोज को अपने साथ लेकर रवाना हुआ है और कहा कि हम जाएंगे। मनोज की समस्या CO टोंक जो है चंद्र सिंह रावत ने कानूनी कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें। नशेड़ी आदमी है और ये क्या कि पहले भी इसी टंकी पे चढ़ चुका है और ये टंकी पे चढ़ करके कभी पेट्रोल डालने की धमकी दे करके ये अपनी अननेसेसरी मांगे मनवाने के लिए पुलिस और प्रशासन पे दबाव बनाए रखता है। आज भी ये टंकी पे चढ़ा हुआ है और अपनी कोई डिमांड तो नहीं बता रहा है, पुलिस को गाली गलौज कर रहा है। मौके पे SDM साहब भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। इसको सुबह से समझाइश कर रहे हैं। इसके अजीज दोस्तों को भी बुला रखा है, जो भी इससे बातचीत कर रहे हैं, भी तेरी जो भी बात है नीचे आके ग्रीवेंसेस बताओ ताकि तुम्हारा निस्तारण किया जाए। और अब बात UGC की गाइडलाइन पर हो रहे प्रदर्शन की करते हैं, जहां पर शहर शहर NSUI ने प्रदर्शन किया और UGC की गाइडलाइन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ। NSUI ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और छात्रों को प्रमोट किया जाए। तो 4 शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर और अजमेर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर NSUI के कार्यकर्ता शहर शहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर जारी UGC की गाइडलाइन के खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान NSUI ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और UGC से आदेश वापस लेने की मांग की है। देखो, NSUI का पूरे देश के अंदर इस कोरोना महामारी के समय छात्र वर्ग को लेकर, चाहे छात्र की कोई भी समस्या आई हो, उनके साथ NSUI संगठन हमेशा खड़ा रहा। इसको लेकर NSUI पिछले 2 महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा था कि बिना परीक्षा प्रमोट करे। तो तमाम राज्य सरकारों ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने भी फैसला लिया छात्र हित के अंदर और पूरी राजस्थान की राज्य सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया छात्रों के हित में कि इस समय एग्जाम करवाने की स्थिति के अंदर सरकारें नहीं है। तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर आज ये कोरोना महामारी के समय लगभग 500 के लगभग डेली रोजाना 200 से ऊपर मौतें हो रही है। देश के अंदर तीसरे स्थान पे आ गया है। देश के अंदर पहले स्थान की कंगार पर भारत देश खड़ा है और भाजपा सरकार ने छात्रों के विरोध के अंदर यह निर्णय लिया है कि छात्रों के फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम होंगे। तो डूंगरपुर में भी NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर UGC कॉलेज परीक्षाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने प्रिंसिपल को जो है PM के नाम ज्ञापन सौंपा और छात्रों ने परीक्षा रद्द करना और प्रमोट करने की मांग की है। तो डूंगरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर भी NSUI ने प्रदर्शन किया। यहां पर भी छात्रों ने PM के नाम प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा रद्द और प्रमोट करने की यहां पर मांग की है। अभी
हाल ही में थर्ड ईयर के छात्रों को जनरल प्रमोट किया गया था, पर केंद्र सरकार की यूजीसी द्वारा जो अभी गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है, हम इसका खुले मन से एनआईसी विरोध करती है, क्योंकि अभी कोरोना के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है और अभी एग्ज़ाम क्या करवाए जाएंगे तो छात्रों को कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है। तो बीकानेर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पर थोड़ा हट के यहां पर प्रदर्शन किया गया है। यहां पर शव यात्रा निकाली गई है विरोध में, यूजीसी की गाइडलाइन पर विरोध जताया और मानव संसाधन विकास मंत्री का पुतला भी जलाया। राजकीय डूंगर कॉलेज पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा सहित छात्र मौजूद रहे इसमें। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहां पर थोड़ा हट के प्रदर्शन किया, शव यात्रा निकाली और जो है मानव संसाधन विकास मंत्री का पुतला भी फूका। और कुछ सूरत हाल अजमेर में भी वैसे ही रही। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दंडवत प्रणाम कर परीक्षा रद्द करने की मांग की और यूजीसी की नई गाइडलाइन की पेपर कॉपी को भी फाड़ा और साथ में प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कुलपति को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अजमेर की है जहां पर प्रदर्शन यहां भी थोड़ा सा हटकर किया। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोटा के लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी सहित 50 से ज्यादा छात्रों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई कोटा यूनिवर्सिटी कुलानुशासक चक्रपाणी गौतम की रिपोर्ट पर की गई है। आपको बता दें कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी ने 4 जुलाई को यूजीसी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में हंगामा बरपाया था। तो एक और जहां प्रदेश में स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स और स्कूलों में आर पार की जंग है, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर की श्री गुरु नानक खालसा प्रबंधन कमेटी ने लॉकडाउन के दौरान सभी छात्रों की 3 महीने की पूरी फीस माफ कर मिसाल पेश की है। एक आपको बता दें कि 100% फीस माफ किए जाने के बाद पेरेंट्स भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। श्रीगंगानगर की SGN खालसा प्रबंधन कमेटी का कहना है कि अन्य सभी स्कूल भी 3 महीने की फीस माफ कर अभिभावकों को बड़ी राहत दे सकते हैं। जो ही कोरोना काल शुरू हुआ और खालसा कॉलेज में एक परंपरा चली लगभग गंगानगर शहर में लंगर पकवाने की, और लंगर की सेवा जब करते थे और लोगों के पास जाते थे तो तब मन में ये महसूस हुआ लोगों को देख के भी, जब लोगों के घर में भी खाना ही नहीं है तो ये बच्चे स्कूल की फीस कैसे भरेंगे बच्चों की। तो पूरी मैनेजमेंट ने बैठकर ये तय किया कि जब पूरे देश में दिक्कत है तो हम 3 महीने की फीस किसी भी बच्चे से नहीं लेंगे। ऐसा है कि जब ये कोरोना का अटैक हुआ, इस बीमारी की लोगों को समझ आई तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये बीमारी जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो स्कूल कॉलेज भी जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। ये लोगों के पास कमाई के सोर्सेज नहीं हैं और हमारी प्रबंध समिति ने ये फैसला लिया कि क्योंकि 2-3 महीने स्कूल हम नहीं जाएंगे, टीचर भी नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आ रहे, तो हम पेरेंट्स फीस कहाँ से देंगे, उनके पास आमदन के साथ हम रुके हैं, तो हमें इन 3 महीनों की फीस नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए और कोई दिक्कत नहीं है हमारे को लॉकडाउन के अंदर। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सर हमारा फीस माफ है जी, 3 महीने तक सब माफ हो गए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल वालों ने हमारी फीस माफ की है 3 महीने की, तो इससे हमारी बहुत सहायता हुई है और बहुत अच्छा है, हमारी हेल्प हुई है। और मेरे पापा फीस नहीं भर पा रहे थे तो इससे हमारे घर वालों की भी बहुत सहायता हुई है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं के अभिभावकों से फीस मांगने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर श्री गंगानगर की श्री गुरु नानक खालसा प्रबंधन कमेटी ने एक सराहनीय पहल करते हुए स्कूल के लगभग 1500 छात्र छात्राओं की 3 महीने की फीस बिल्कुल माफ कर दी है। यही नहीं, स्कूल के अंदर काम करने वाले शिक्षक व अन्य कर्मचारियों का वेतन भी 100% दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी है कि श्री गंगानगर के श्री गुरु नानक खालसा प्रबंधन कमेटी द्वारा उठाया गया ये कदम प्रदेश के अन्य स्कूलों के लिए भी एक मैसेज देगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।
उधर बात अजमेर की करें तो यहां पर लोगों ने आज बिजली बिल को लेकर कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत है कि कोरोना महामारी के बीच बिजली विभाग एक साथ 3 महीने का बिजली बिल भेज रहा है और एक साथ हजारों रुपए का बिल भरने में वो असमर्थ हैं। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। राजस्थान हाई कोर्ट में कोरोना केस के सामने आने के बाद से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। नगर निगम की दमकल टीम ने हाई कोर्ट परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया और जोधपुर हाई कोर्ट के जस्टिस का निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद मुख्य पीठ में जो है काम सस्पेंड कर दिया गया और सभी अधिवक्ताओं को परिसर से बाहर निकाला गया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कुछ आला अधिकारी स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम कर रहे थे। जी हां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक ने से जो है एसओजी के अधिकारियों के रिश्वतखोरी मामले की एसीबी जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसओजी अधिकारियों का वसूली खेल, जांच बंद कर करोड़ों की रिश्वतखोरी। एसओजी बनी स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड गैंग। एसओजी का मास्क मैन कौन? जी हां, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसका काम है अपराध पर लगाम लगाना, लेकिन एसओजी के अधिकारियों ने अपने फर्ज का सौदा कर महकमे को स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना दिया। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक से एसओजी अधिकारियों के रिश्वतखोरी मामले में एसीबी की जांच में यह अहम खुलासा हुआ है कि अपराध पर लगाम लगाने वाले अधिकारी खुद वसूली, धमकी और ब्लैकमेलिंग करने में जुटे थे। जिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला, उससे एसओजी गैंग सौदा कर मामले को रफा दफा करने में जुटे थे। इस मामले में जो दर्ज एफआईआर हुई है, उसके मुताबिक वसूली गैंग के प्लान के मुताबिक परिवादी को टॉर्चर कर करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का जाल बिछाया गया था। उस प्लान के मुताबिक सबसे पहले एसओजी के इंस्पेक्टर विष्णु खत्री ने परिवादी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। परिवादी ने इंस्पेक्टर विष्णु खत्री को फाइल सौंपनी चाहिए थी, तो विष्णु खत्री ने परिवादी को एसओजी के एएसपी सत्यपाल मिड्ढा से मिलाकर मदद करने की बात कही। तारीख 28 मई 2020। इंस्पेक्टर विष्णु खत्री और सतपाल मिड्ढा परिवादी के दफ्तर पहुंचे। सतपाल मिड्ढा ने कुछ पेपर निकालकर परिवादी को धमकाया। इसके कुछ दिनों बाद एएसपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को फोन कर सौदेबाजी शुरू कर दी, जिसमें एएसपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को फोन कर रिश्वत वसूली की मांग दोहराई। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग एसीबी के पास मौजूद है। उस बातचीत का मजमून कुछ इस तरह है। तारीख 2 जून 2020। एडवांस करोगे या इंस्टॉलमेंट में? जैसे पालीवाल साहब कहते हैं वैसे करो। पहले कुछ तो पकड़ा दूं। ठीक है, जब भी आपका इंतजाम हो जाए इसके बाद मिलवा देंगे। मैं उनसे बात कर लेता हूं, लेकिन आप उधर विष्णु से भी बात मत करना। दूसरा हमारे बॉस हैं, वो तो आपने मना कर दिया। मैं जैसा कहूं आप तो वैसे करते रहो। मैं जैसे बोलूं आपको वहां जाके बोलना है। वो बात तो आपकी ठीक है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। 2 करोड़ मेरे लिए मुश्किल हो रखा है। मैं तो उनको पकड़ा दूंगा, बता दूंगा। आपको और ज्यादा बात नहीं करनी है। तारीख 7 जून 2020। देखो, अब जो बात करनी है ना, वो आप उनसे कर लें।
मैं कई दिनों से यही तो कह रहा हूं। आप तो बस अपनी दो बातें कर लेना, मेरी जांच बंद कर दो, कर सकते हो तो FIR मत करो बस। पहले तो 40 लाख की बोले थे सर, 2 करोड़ तो बोले ही नहीं थे, पर बाद में 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तक। इसके ऊपर बात मत कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कम से कम करके कर लेना, समझ गए ना? ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था जितनी जल्दी हो जाए तो ठीक है। मैं मकान बेच के ले गया और वो कहे कि अब इससे ज़्यादा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हाँ, ठीक बात है। इस बातचीत के बाद वैशाली नगर के तमन्ना टावर में आरोपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को ADG अनिल पालीवाल से मुलाकात करवाई। सतपाल मिड्ढा और परिवादी के बीच हुई बातचीत की मोबाइल फोन वॉइस रिकॉर्डिंग ACB के पास मौजूद है, जिसे दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। ACB की ओर से परिवादी के बयान के बाद वसूली में शामिल अधिकारियों को तलब कर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें तमन्ना टावर में सौदेबाजी के लिए मास्क पहनकर पहुंचे उस आला अधिकारी के चेहरे से भी नकाब उठेगा जिसने वसूली गैंग बनाकर SOG की साख पर बट्टा लगा दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं दूसरी खबर पर। राजस्थान सरकार की 10वीं की किताबों में महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास छेड़छाड़ का मुद्दा अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां राजपूत समाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसे सुधारने की मांग भी की है, वहीं किताब के संयोजक और इतिहासकार इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर प्रकाशक हैं इसके राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। इनके द्वारा 2017 में ये किताब सामने आई थी और इसमें एक लेखक के रूप में मुझे इसमें शामिल किया गया था और इसके आगे के जो 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर हैं, वो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, स्वर्णिम भारत और संघर्षकालीन भारत। अभी इन दिनों 2020 के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक सब करके आई है, उसको देखने से पता लगा उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे द्वारा संयोजक में पहले जो छपी हुई किताब है उसमें इसमें बहुत अंतर है। बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ गलत ढंग से प्रस्तुत कर दी गई है, काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत कर दी गई है। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इसी के तहत जोधपुर में आज ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के लिए 1000 जुर्माना वसूला जा रहा है और अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 5000 जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में जो हमेशा की रूटीन में हो रहा है, लेकिन रात से जो नियम लागू किए हैं गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने, जो हेलमेट विदाउट हेलमेट है, किसी पे पिलियन राइडर विदाउट हेलमेट 1000 रुपये का जुर्माना है। राइडिंग करता ड्राइविंग कर रहा है, उसके पास पे लाइसेंस नहीं है और या यदि हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो 1000 रुपये का जुर्माना है। तो काफ़ी लोगों में तो समझाइश से और पेपर में न्यूज़पेपर में पढ़ करके भी अपने नियमों का फॉलो कर रहे हैं और कई नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब बात टिड्डियों की, जिसका कहर लगातार जारी है। प्रदेश में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हैं और हालांकि हरियाली के इन हथियारों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन इनका कहर अब तक कम नहीं हुआ है। तो तस्वीरें दौसा और टोंक की, जहां पर टिड्डियों का कहर लगातार जारी है। टोंक में टिड्डी की परेशानी से लोग बेहाल हैं और टिड्डी दल खेत से लेकर घर के ऊपर मंडरा रहे हैं। प्रशासन के साथ जो है लोग अपने जो है स्तर पर टिड्डियों को से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन टिड्डी टेरर से निजात नहीं मिल पा रही है। तो वहीं कोरोना के अलावा किसानों को टिड्डी की टेंशन सता रही है। बीती रात दौसा जिले के डिडवाना गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला और टिड्डियों के पड़ाव डालने की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी की टीम से लेकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे और रात भर टिड्डियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन क्लीन बोल्ट चलाया। जिले के ग्राम पंचायत डिडवाना, तहसील लालसोट, डिडवाना ग्राम के लगभग 1 दर्जन ढाणियों में टिड्डी का पड़ाव था।
जिसका अभियान चलाया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड भी और ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर थे। इनके तहत एक टिड्डी का काफ़ी हद तक लगभग हमने जो टिड्डी का था यहाँ लगभग 60% का हमने उसका कंट्रोल किया। और जयपुर की बिटिया ने एशिया में परचम लहराया। 15 साल की उम्र में तनिष्का ने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने में जिंदगी गुजर जाती है। तनिष्का के ग्रैंड मास्टर की उपाधि से नवाजा गया है और उसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के लिए दर्ज किया गया है। इससे पहले भी तनिष्का स्कूल, एजुकेशन सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी और अवार्ड फंक्शन में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से यंगेस्ट आपको बता दें कि ऑपरेटिव ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपना नाम दर्ज कर चुकी हैं। मुझे अभी एज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है एज अ ग्रैंड मास्टर, क्योंकि मैं यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। इससे पहले मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है और मैंने स्कूल, एजुकेशन सेंटर्स एंड अवार्ड फंक्शंस में काफ़ी स्पीचेस दी है। मैं राजा पार्क में द लेजेंड शूटिंग रेंज की स्टूडेंट भी हूँ और मैंने वहाँ पे स्पीच भी दी है, सेमिनार्स भी हुई है मेरी काफ़ी टॉपिक्स पे। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी का कल रात निधन हो गया। 81 साल के जगदीप बीमारियों से लंबे समय से परेशान थे। जगदीप को आज 11 बजे मुंबई के मजगांव शिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहूर कलाकार के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। जगदीप साहब अलविदा। किस शब्द में कहूँ, एक छोटा मोटा कॉमेडियन होने के नाते यही कहूँगा कि कॉमेडी का बचपन, कॉमेडी की जवानी और कॉमेडी का बुढ़ापा, आपकी शक्ल में हमने तीनों को खो दिया है। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपने करियर की शुरुआत की थी बूट पॉलिश फिल्म से। उसके बाद पूरी जवानी आप लोगों को हंसाते रहे और इवन जब आप बुज़ुर्ग हुए, बूढ़ा तो नहीं कहूँगा, जब बुज़ुर्ग हुए तो आपने हमें नए कॉमेडियंस को बच्चों की तरह आशीर्वाद दिया। हमारी फिल्म भावनाओं को समझो का मुहूर्त आपने किया तो मुझे याद है अच्छी तरह से। और जैसलमेर में पानी का संकट बदस्तूर बना हुआ है। ग्राम पंचायत बंधों में परेशानी का आलम ऐसा है कि कोरोना काल में 100,000 रुपए के हिसाब से पानी का जो है टैंकर खरीदा जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की समस्या से निजात नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और दौसा जिले के बड़े बांधों में शामिल और कुछ वर्ष पहले तक पानी से लबालब रहने वाला माधो सागर बांध अब पानी के लिए तरसने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार में मोरेली बांध से आने वाला पानी गलत तरीके से बंटवारा कर दिया था। अब ग्रामीण मोरेली डायवर्जन डैम से लेकर माधो सागर बांध तक 22 किलोमीटर लंबी नहर की सीमेंट कंक्रीट से पक्का करने और माधो सागर बांध को ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जोड़ने की मांग करने लगे हैं। सबसे बड़ा बांध है माधो सागर बांध। उसमें जो पानी आता है उसका कैचमेंट एरिया इधर एक मोरोली बांध है, वहाँ का पानी ढोलिका में भी जाता है और माधो सागर बांध में भी आता है। तो मोरोली बांध का जो पानी है उसको एक 2006 में समझौता हुआ था, उसके अनुसार 75 और 25 के अनुपात में बांट दिया गया था। उससे हम सहमत थे, सहमति के आधार पर तय हो गया था। लेकिन आज की स्थिति ये है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो बहुत गलत तरीके से बना दिया गया है। 25% का डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हॉल है वो नीचा देखा दिया गया है और 75। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।